वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, गृह मंत्री शाह से भी मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोबारा सीएम बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा। राज्य के विकास को लेकर के सीएम कर रहे हैं चर्चा। तो दिल्ली दौरे को लेकर के देखिए अहम बातें यहां पर, जिसको लेकर के सुबह से ही सभी का इंतजार था कि कब सीएम धामी जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो अब वो पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। वहीं ये भी खबरें अब सामने आ रही है कि शाम 4 बजे तक राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और दोबारा सीएम बनने के बाद ये पहला उनका दिल्ली दौरा है, जो कि काफी अहम दिल्ली दौरा माना जा सकता है, क्योंकि राज्य के विकास को लेकर के सीएम दिल्ली पहुंचे हैं कि उत्तराखंड के विकास को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, किस प्रकार से कार्य किया जाए, इसको लेकर के उसी विषय पर चर्चा के लिए, मंथन के लिए वो पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए यहाँ आए। साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की। वहीं अब बातें यहाँ पर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शाम 4 बजे वो रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, किस प्रकार से पूरे जो कार्यक्रम है वो तय किए गए थे और जो अहम बैठक हुई है, चर्चा हुई है, उसमें क्या कुछ विषय यहाँ उठकर सामने आई? उन्होंने सबसे पहले 12 बजे के बाद सबसे पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में पार्लियामेंट हाउस में उनसे मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात थी और उन्होंने राज्य में हो रहे विकास कार्य के बारे में उनसे बात की और केंद्र के द्वारा जो सहयोग है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करा। अब ये उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा था और साथ ही कुछ समय के बाद उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी मुलाकात की। एक शिष्टाचार मुलाकात है और उसमें विकास कार्य को लेकर और कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की, समीक्षा हुई है। विनोद, इसके बाद किस प्रकार से और कार्यक्रम यहाँ पर तय हैं, क्योंकि पहली बार सीएम अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं, तो आगे किस तरह से ये कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं? अभी जो हमारे जानकार सूत्रों से खबर मिली है, ये 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे रक्षा भवन में जाकर। सिर्फ अभी तक यही खबर आई है, मगर कुछ और मुद्दों पे इन्होंने चर्चा की है, मगर उसके बारे में भी खुलकर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता हैं और राज्य को लेकर वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और बहुत कुछ विकास के बारे में और बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उस समय वो उनका जो टोटल पूरा फोकस है उत्तराखंड को विकास कार्यों में आगे लेके जाने का है। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से पहली बार आप दिल्ली पहुंचे हैं दोबारा सीएम बनने के बाद, राज्य के विकास की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात कितनी अहम मानी जा सकती है? सीमा, अभी तक उन्होंने पीएम मोदी जी का जो सबसे पहले आभार प्रकट किया था और साथ ही जो उन्होंने अभी जो विकास कार्य है, जब पहले सीएम थे उस समय उन्होंने अपने कार्यों को चालू रखा था, उसके बारे में जानकारी दी और नए जो काम और कार्य वो कराना चाह रहे हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से उनसे बात की है और उसी के बारे में वो आगे चर्चा कर रहे हैं। चलिए विनोद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड के लिए 527 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पूंजीगत निवेश के लिए उत्तराखंड को मिली है ये रकम, जहां वित्तीय सहायता योजना के तहत रकम स्वीकृत की गई है। 365 करोड़ की राशि पहले ही अब मुक्त हो चुकी है और अब 162 करोड़ रुपए की ये राशि अब मुक्त कराई गई है, जहां सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से ये रकम दी गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को वित्तीय सहायता की योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 527 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस मदद में पहली बार ही 365 करोड़ की राशि अब मुक्त की थी। अब शेष 162 करोड़ रुपए की राशि भी अब मुक्त कर दी गई है।
इस प्रकार भारत सरकार की ओर से इस योजना के तहत स्वीकृत की गई पूरी धनराशि 527 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए अवमुक्त कर दी गई है। वहीं 162 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास पथ की ओर अग्रसर है। तो 365 करोड़ की यहां पर राशि दी गई है ताकि जो ये अहम दौरा माना जा रहा था दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का, वो यहां पर सत्य होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये दौरा काफी अहम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं तो उत्तराखंड के विकास के एक मुद्दे को लेकर के, एक विषय को लेकर के दिल्ली आए हैं, जहां मुलाकात करते वो सभी से नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर राशि भी दी गई है सीएम के इस मुलाकात के बाद। देखिए, जिस तरीके से धामी सरकार ने दूसरी बार सरकार गठन के बाद पहली बार ये दिल्ली उनका दौरा है, कई मायनों में हम पहले ही कह रहे थे कि ये खास है, क्योंकि जिस तरीके से मुलाकातें रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे ऐसे जो प्रस्ताव हैं उनके सामने रखे गए हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात के दौरान जो प्रस्ताव वहाँ रखे गए हैं उस पर अगर हम चर्चा कर लें, उत्तराखंड राज्य में जिस तरीके से हिम प्रहरी योजना लागू करने की जो कवायद है राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, और ऐसे में गृह मंत्री से जो मुलाकात है इस योजना में सहयोग मांगा गया है कि इस योजना को लागू करने में केंद्र सरकार सहयोग करे। खास तौर पे देखें उत्तराखंड में जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य है, कई ऐसे जिले हैं, अगर हम उत्तरकाशी चमोली की बात कर लें, पिथौरागढ़ की बात कर लें, इन जिलों में लगातार जो पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ ये राज्य है और ऐसे जिलों में जिस तरीके से पलायन हो रहा है ये चिंता का विषय है। इस बात को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। यही वजह है कि हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है वो की जा रही है और इसकी मंशा ये है कि जो रिटायर्ड जो सैनिक हैं उन्हें हिम प्रहरी के तौर पे वहाँ नियुक्त किया जाए और उन्हें कहीं ना कहीं वो सारी सुविधाएं दी जाए ताकि वहाँ से जो पलायन है उसे रोका जा सके। तो ये हिम प्रहरी योजना को लेके जो बातचीत हुई है गृह मंत्री के साथ और इसे राज्य में लागू कराने को लेके सहयोग मांगा गया है। इसमें पूरा जो कहीं ना कहीं ब्यौरा दिया गया है, जो खर्च है उसमें ये सहयोग मांगा गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से गृह मंत्री से मुलाकात में ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई है कि उत्तराखंड को की जो पुलिस है उसे मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार मदद करे। तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना जो है वो पैकेज देने की बात की गई है ताकि उत्तराखंड की पुलिस बल को मजबूत किया जाए। और इसके अलावा जो निर्भया फंड है, निर्भया फंड को उत्तराखंड में देने के लिए बात की गई है कि उत्तराखंड में निर्भया फंड को केंद्र की सरकार लागू करे और ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री धामी की तरफ से गृह मंत्री के समक्ष रखा गया है और इस पर निर्णय लेने की बात की गई। इन सभी मुद्दों पे गृह मंत्री ने हमें सहमति जताई है और ये आश्वासन दिया है धामी सरकार को कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में इन सभी जो योजनाएं हैं, सभी ये पहलू हैं, इन पे निर्णय लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रधानमंत्री से जो मुलाकात रही है कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है। चुनाव के दौरान धामी सरकार ने जो वादे किए थे जनता से उन वादों को धरातल पे उतारना है। बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार से जो वादे हैं दोबारा सत्ता में आई है, कई मिथक टूटे हैं, जनता पे विश्वास है और जनता के विश्वास पे सरकार को उतरना है। देखिए ज्ञानेंद्र, जिस प्रकार से ये मुलाकात हुई है दिल्ली में, सीएम धामी खुद गए हैं मुलाकात करने के लिए, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से 2025 तक जो नंबर 1 राज्य बनाने का दावा किया गया था, जो वादा जनता से करती नजर आई थी धामी सरकार, उस वादे को वो आगे अग्रसर करती नजर आ रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से जो मुद्दे उनके सामने रखे गए हैं, प्रस्ताव रखे गए हैं, अगर हम बात कर लें जिस तरीके से प्रदेश के अंदर शोध और जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट खोलने की बात मुख्यमंत्री धामी की तरफ से प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई है कि शोध और उद्योग को लेकर इंस्टीट्यूट खोला जाए, अनुसंधान खोला जाए ताकि इसमें उत्तराखंड के अंदर शोध को बढ़ावा मिल सके, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिले, उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से जो
ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए जो रेल मार्ग जो बिछाए जाने हैं, जिसकी डीपीआर तक तैयार हो चुकी है, और ऐसे में ऋषिकेश से लेके और देहरादून तक जो नए रेल मार्ग बनने हैं उसकी स्वीकृति को लेके प्रधानमंत्री से जो है धामी ने गुहार लगाई है कि इसकी स्वीकृति दी जाए। और दूसरी तरफ देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है उसे हर्रावाला में शिफ्ट करने को लेके बहुत भी से ऐसे मंजूरी विषय हैं मांगी जिन पर धामी सरकार को काम करना भी है और जिन पर काम करने का दावा भी धामी सरकार द्वारा यहाँ पर ज्ञानेंद्र किया गया था। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के विषय को लेकर के, उनके विकास के विषय को लेकर के धामी सरकार अग्रसर नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी जो दावे, जो वादे जनता से किए गए, जिस प्रकार से धामी सरकार उसे पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अग्रसर नजर आ रही है, वो कब तक पूरे किया जाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से आरएसएस की 7 दिवसीय चिंतन बैठक रायवाला में विधिवत रूप से आयोजित की जाएगी। बैठक आज से 11 अप्रैल तक चलेगी आरएसएस की ये अहम बैठक, जहां सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होशवाले समेत कई पदाधिकारी मौजूद। रायवाला में आरू वैली आश्रम में यह अहम बैठक होने जा रही है, जहां बैठक में अगले 20 साल की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय निर्माण की भूमिका पर क्या किया जाए उस पर भी मंथन होगा। वहीं बता दें कि इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के अलावा विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत संघ से जुड़े कई संगठन के प्रतिनिधि समय समय पर प्रतिभाग करते रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इस 7 दिवसीय बैठक में कार्यों में विस्तार, स्वावलंबन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण समेत कई विषयों से जुड़ी बातों पर चर्चा और मंथन किए जाएंगे। आज आरएसएस की 7 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक हरिद्वार के पास रायवाला में आयोजित होने जा रही है। वहीं यह बैठक 11 अप्रैल तक चलेगी। इस बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सार कार्यवाहक दत्तात्रेय होशवाले समेत संघ के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही संघ के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचार, सेवा एवं संपर्क कार्य विभागों के प्रमुख सहित कुल 75 पदाधिकारियों, कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। इस साल संघ के 105 स्थानों पर हो रहे संघ शिक्षा वर्ग सहित देश भर में अन्य प्रशिक्षण वर्ग में भी आयोजित होने वाला है। 7 दिन के चिंतन में संघ अपने कामकाज की समीक्षा करने के साथ ही भावी एजेंडा भी तय करेगा। संघ के एक पदाधिकारी के अनुसार हाल ही में संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लिए गए निर्माण को किस तरह से, उनके निर्णयों को किस तरह से जमीनी स्तर पर लोगों के बीच तक पहुंचाना है और उसमें अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता बने, इसे लेकर के विशेष तौर पर बैठक में नीति तय की जा सकती है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्षों से कार्यकर्ताओं की यह बैठक नहीं हो सकी थी, जिससे अब बैठक आयोजित यहाँ पर की जा रही है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हरिद्वार से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार, किस तरह की तैयारी है, सबसे पहले ये बताएं इस कार्यक्रम को लेकर के। जी बिल्कुल सीमा, आपको बता दें कि आज से जो आरएसएस का राष्ट्रीय चिंतन बैठक का आयोजन यहाँ पर रायवाला स्थित औरवैली आश्रम में किया जा रहा है। वहीं संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और सही पदाधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके देख रेख में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 75 से ज्यादा पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद से भी कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये जो चिंतन शिविर है, इसमें जो 20 सालों का कार्य है उसको लेकर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है और आरएसएस की तरफ से जो भी कार्य परियोजनाएं हैं जिनको जमीनी स्तर पर उतारना है उसको लेकर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया है। उसके अंदर सभी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जाएंगे। और राजकुमार, इस बीच ये भी बताएं कि कितने जो प्रचारक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहाँ से प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल सीमा, आपको बता दें कि पूरे देश भर से यहाँ पर आरएसएस से सभी जुड़े हुए प्रचारक यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं 105 स्थानों पर आने वाले समय पर जो प्रशिक्षण वर्ग
आयोजन होना है उनको लेकर भी यहाँ पर बैठक चल रही है, किस तरीके का आयोजन होना चाहिए और आने वाले समय में आरएसएस के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनको किस तरीके से जमीनी स्तर पर उतारना है, उनको देखने के लिए यहाँ पर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। जी सी बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर सर संचालक मोहन भागवत खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसी से ये कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है। पूरे 20 साल का किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, रोड मैप को तैयार करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, कितना अहम इसे माना जा सकता है, साथ ही साथ इसको लेकर के वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल सीमा, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कल से ही यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। कल डॉक्टर मोहन भागवत यहाँ पहुंचे थे, रायवाला रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद औरावाली आश्रम के अंदर ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ बैठक में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुंचे। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर खासा इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये जो 20 सालों का जो कार्य है, जो आरएसएस के द्वारा किया गया है और आने वाले समय में जो कार्य किया जाएगा, उनको लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर बिल्कुल काफी अहम ये बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि आगे का रोड मैप राजकुमारी तैयार होने जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे जनरल गुरमीत सिंह ने पहले दिन कलेक्ट्रेट परिसर के जिला सभागार में रेड क्रॉस समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में रेड क्रॉस समिति ने उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। रेड क्रॉस समिति के सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर कठिनाई, आपदा, चुनौती आयोग, वहां पर निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही रेड क्रॉस है। दूसरे दिन राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना भी की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में बाबा की कृपा बसी है। वहीं उत्तराखंड के कृषि ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने विभाग के तहत संचालित केंद्र की योजनाओं और राज्य की योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के अंतर्गत संचालित योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना और अन्य योजनाओं के संबंध में 1 हफ्ते के अंदर 100 दिन की रूपरेखा तैयार की जाए। मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए भी कहा। ग्राम विकास की बैठक अपने कक्ष में ली और जितने भी ग्राम विकास की हमारी योजनाएं हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट और भारत सरकार से योजनाओं पर जो पैसा आया, कितना खर्च हुआ, उन योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। और मैंने 100 दिन का टारगेट अधिकारियों को दिया है कि चाहे ग्रामीण जो है आवास योजना है प्रधानमंत्री, चाहे उसकी बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, सारी योजनाओं को मैंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर कि 100 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका खाका मुझे बना कर दें, क्योंकि हमने 100 दिन के अंदर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री को दिखानी है, अपने नेतृत्व को दिखानी है। इधर देहरादून शहर में लंबे समय से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही शहर में चल रहे कार्यों के चलते आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो भी कार्यदायी संस्था स्मार्ट सिटी के कार्यों में लगी हुई है वह आपस में समन्वय बनाकर कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। का विषय परसों मैंने बैठक ली थी। ये विषय मेरा शहरी विकास से संबंधित है और मैंने ये भी कहा था कि
चूँकि उस दिन 3.5 घंटा बैठक चली थी और उसमें अलग से स्मार्ट सिटी वाले विषय पे भी मैं एक बैठक करूँगा और फिजिकली भी मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं देखूँगा। और किसी किस्म की उस दिन भी मैंने यही बात की थी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फौरी तौर पे मोटा मोटा मैंने जानकारी ली थी। अब माना कहीं पे आप काम कर रहे हैं, दिन में ट्रैफिक जाम होगा तो रात को करिए। यदि आपका कहीं बैरिकेडिंग नहीं किया है तो उसे करिए। जनता को आप, ये नहीं है कि मैंने तो बल्कि यहाँ तक कहा है कि जहाँ पे आप आज पेयजल की लाइन खोद रहे हैं फिर सड़क बना रहे हैं, कल को आपका कोई बिजली का तार बिछानी है फिर आप सड़क खोद के बना रहे हैं, तो एक समन्वय आपस में करें। राज्य की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आगामी 7 अप्रैल को प्रदेश के अस्पतालों में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कई कारणों से स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी जिलों में व्यापक तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य की थीम पर स्वास्थ्य दिवस को राज्य के प्रत्येक अस्पताल में मनाया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हरित उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा।